हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी क्लासेस में हम 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है साइकोलॉजी की वो कवर कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट है ये और थर्ड चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, या ये बोलूं आपका मेजर जो बायो वाला पोर्शन है वो थर्ड चैप्टर में ही था। और ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। क्योंकि उसके बाद लर्निंग थियरीज जो हम केवीएस वगैरह या सीटेट वगैरह कई जगह पढ़ चुके होते हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ये जो बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर वाला चैप्टर है ये हमने बीएड एमएड लेवल पे नहीं पढ़ा होता, या आपने जो है डीएलएड वगैरह किया होगा तो आई डोंट थिंक वहां पे भी इस तरीके की कोई चीज आती होगी। ओके, सो इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमें डिस्कस करना है और थोड़ा सा सोशलाइजेशन वगैरह भी कुछ चैप्टर में दिया हुआ है। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है ये, और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ उनका भी भला हो जाए। अच्छा, एक और चीज मैं फिर से याद दिला देती हूँ, जो ये एनसीईआरटी में करवा रही हूँ, अगर किसी के पास नहीं है ये बुक तो आप जो है मैं जो पीडीएफ का चैप्टर वाइज पीडीएफ का लिंक जो है मैं हर क्लास के नीचे दे देती हूँ। जैसे इस क्लास के नीचे आपको थर्ड चैप्टर का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही उसमें लैंग्वेज में मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए। एंडोक्राइन सिस्टम लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे इस चैप्टर को छोड़ा था। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने क्या बोला था कि क्रूशियल रोल प्ले करता है डेवलपमेंट और बिहेवियर में। ठीक है, एक केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोल देते हैं। ये हार्मोन्स जो है पर्टिकुलर ग्लैंड नहीं होती, ब्लड के थ्रू ही जो है वो एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर होते हैं। ओके, और इसीलिए ये जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम में, इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। ये पॉइंट कई बार पूछ लिया जाए अगर बहुत इजी क्वेश्चन पूछना हो तो। ठीक है, सो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए जी, अब जो ये हार्मोन्स की हम बात कर रहे थे, हमने ये डायग्राम भी देखा था कि यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि ये हमारा क्या है, देखा जाए तो ब्रेन है, जो हमने पढ़ा था। यहाँ तक हमारा मोस्टली जो है हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन आ चुका, ये बाकी फोर ब्रेन था। फोर ब्रेन के अंदर फिर हमने कॉर्टेक्स और अलग अलग चीजें पढ़ी थी। सो ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। देन थायराइड ग्लैंड नेक में होती है जी। पेनक्रियाज जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये अब यहाँ पे आपका अब्डोमेन होता है तो अब्डोमेन से ऊपर आप लगा सकते हैं। देन एड्रिनल ग्लैंड्स, जो कि आपको जो किडनी बीन्स जो आपके होते हैं, यानी कि जो ये किडनी होती हैं आपकी, उसके ऊपर आपको ये दिखेंगी, दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनलिन जो है एड्रिनल ग्लैंड्स। ओवरी और टेस्टिस, ये जो है इनको हम गोनाड्स भी बोल देते हैं। तो गोनाड्स क्या होंगी देखी जाए तो फीमेल में जो है ओवरी हो जाएगी, और ये जो टेस्टिस हैं जो यहाँ प्रेजेंट होंगे ये मेल में होंगे। ठीक है जी, और हिंदी में प्लीज ये वर्ड्स आप लोग देख लीजिएगा, पीयूष, अवटु ग्रंथि और ये सब, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। इसी के साथ जो इनके फंक्शंस हैं वो ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहले तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। जो भी ग्लैंड आप कर रहे हैं, एक तो उसकी पोजीशन की वो कहाँ प्रेजेंट है, और दूसरा जो है उसका काम क्या है। ओके, अगर उसके टाइप्स भी हैं या डिवाइड कर रखा है पार्ट्स में तो वो भी डेफिनेटली रहेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिचुएटेड है जी विद इन द क्रेनियम, यानी जो हमारे ऊपर स्कल वाला पार्ट होता है, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, जो मैंने आपको बताया था, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पीयूष ग्रंथि इसको बोल देते हैं। ओके, दो पार्ट में डिवाइडेड होती है ये, एक एंटीरियर पिट्यूटरी इसको बोलते हैं और एक पार्ट इसका रहेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस से, मतलब अगर ये पार्ट हमारा ब्रेन, हम इस तरीके से ऊपर ब्रेन बोल रहे हैं, यहां से ये जा रही हैं चीजें, ये जो ब्रेन है, तो इस ब्रेन में ये जो पार्ट है ना, अब हम ये मान लो ये पार्ट है, थोड़ा ब्रॉड करके दिखाऊं तो अगर इस तरीके की चीज है तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा, जहां पे जिसके ऊपर हाइपोथैलेमस है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, एंटीरियर, और दूसरा क्या रहेगा हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या करेंगे, ये रेगुलेट करते हैं हार्मोनल सिक्रेशन को, जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करेगी ग्रोथ हार्मोन्स या और भी बहुत सारे हार्मोन्स। एक्चुअली क्या होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन रिलीज करती है और उस हार्मोन की वजह से फर्दर ग्लैंड्स में जो है एक एक्टिवेशन या स्टिमुलेशन होती है कि वो अपने हार्मोन्स जो है फर्दर रिलीज करें, ये जो हमें आगे दिखेगा भी। ठीक है, सो ये रिलीज करती है जी हार्मोन, जो कि डायरेक्ट और रेगुलेट करते हैं सीक्रेशन ऑफ मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। जो मैंने आपको बोला कि ये मान लो इसने एक हार्मोन रिलीज किया ए, अब वो ए हार्मोन फर्दर कोई और ग्लैंड, मान लो यहाँ पे जैसे ये है पेनक्रियाज है या थायराइड है, तो वो एक हार्मोन जो कि एंटीरियर या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला है, उसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है उसका एक वो क्या करेगी, स्टिमुलेट हो जाएगी और वो एक हार्मोन रिलीज करेगी।
ठीक है। सो एक की वजह से ये मतलब पॉइंट ये कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है, ग्रोथ हार्मोन्स या अलग अलग और हार्मोन्स, वो रेगुलेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको अपनी सिक्रीशन शुरू करने के लिए। ठीक है, इसीलिए क्योंकि सब कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड के ही हाथ में है, इट्स लाइक अ प्रिंसिपल इन द स्कूल, तो ये मास्टर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल ने कोई चीज बोली, टीचर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया, ये तरीके से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड सम हार्मोन्स आर सिक्रेटेड एट अ स्टेडी स्टेट थ्रू आउट, मतलब कुछ एक हार्मोन्स होते हैं जो कुछ टाइम के लिए रिलीज होते हैं, कुछ एक होते हैं जो पूरी लाइफ टाइम रिलीज होते रहते हैं, कुछ एक अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर रिलीज होते हैं, तो वो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो बहुत कम, मतलब स्टेडीली रिलीज किसमें, चाइल्डहुड में, लेकिन जैसे ही एडोलेसेंस आने को होगा, हम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं ना, तो उस टाइम पे कंपैरेटिवली ज्यादा हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं, जब तक जो कि जैसे कि ये हो गया गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, जो कि किसमें, प्यूबर्टी के टाइम पे आपके रिलीज होते हैं, और वो एक तरीके से सेक्स हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं फिर, यानी कि और हार्मोन्स रिलीज हो, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हुआ, उसने ओवरीज, टेस्टिस उनको बोला कि अपना हार्मोन रिलीज करो, तो उन्होंने फिर फर्दर रिलीज करने शुरू किए। ठीक है, और जिसकी वजह से फिर सेक्सुअल प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस जो है वो बॉयज या गर्ल्स में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है जी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या रहेगा, ये नेक के ऊपर होती है, लोकेटेड इन द नेक, मैंने बताया था अभी। थायरोक्सिन, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं, थायरोक्सिन जैसे भी लिखेंगे, हिंदी की बुक में भी मिल जाएगा आपको। तो थायरोक्सिन जो है हार्मोन ये रिलीज करेंगी। अच्छा, जो भी पर्टिकुलर ग्लैंड है ना, जैसे थायराइड से थायरोक्सिन रिलीज होगा, तो वो ग्लैंड, तो ग्लैंड का कहाँ सिचुएटेड है, उसके साथ साथ उसका फंक्शन क्या है, प्लस जो हार्मोन वो रिलीज कर रही है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमम अमाउंट, अगर इसके मतलब एक सही मात्रा में थायरोक्सिन रिलीज हो, सिक्रेट हो, और कौन रेगुलेट करता है इसको, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, वो निकलेगा, और वो फिर क्या करेगा, फर्दर थायराइड ग्लैंड को इंस्ट्रक्ट करेगा कि थायरोक्सिन रिलीज कीजिए। ठीक है, तो जो मतलब किस अमाउंट में निकल रहा है थायरोक्सिन, वो कौन बताएगा, थायराइड ग्लैंड ना, ये थायराइड ग्लैंड से निकलेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड बताएगी, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट कर देगा थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए। ओके, स्टेडी सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन मेंटेन्स द, क्या काम करेगा, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन द बॉडी सेल्स। तो जो वेस्ट एलिमिनेट करते हैं हम, या ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, या प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, सो ये स्टेडी सिक्रीशन जो है इन सब चीजों को मैनेज करेगा। दूसरी तरफ अगर ये कम प्रोड्यूस हुआ, जितना होना चाहिए उससे कम हुआ, तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे लेथार्जी जो है वो हो सकते हैं, यानी आपको अच्छा फील उसमें नहीं होगा। ठीक है जी। इफ थायराइड ग्लैंड इज रिमूव्ड इन यंग एनिमल्स, अगर यंग एनिमल्स में हम रिमूव कर देंगे थायराइड ग्लैंड, तो जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगी, यानी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन, ऑक्सीजन कंजम्पशन उनको मेंटेन करता है ना ये, तो वो चीज नहीं हो पाएगी, तो ग्रोथ कम हो जाएगी, और मतलब सेक्सुअली डेवलप जो है वो एनिमल नहीं कर पाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज होता है, नेक में लोकेटेड होती है ये। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, तब जाके थायराइड ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन मिलेगी और वो थायरोक्सिन रिलीज करेगी। सही अमाउंट में रिलीज होता है तो एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब एनर्जी आपके में प्रोड्यूस होना, या ऑक्सीजन कंजम्पशन होना, वेस्ट जो एलिमिनेशन, यानी जो सुसुपोटे करते हैं, एलिमिनेट, जो वेस्ट एलिमिनेट होता है, स्वेट के तरीके से भी एक तरीके से वेस्ट ही एलिमिनेट होता है। सो वो चीजों को मेंटेन करेगा। अगर अंडर प्रोडक्शन हुई तो हम अच्छा फील नहीं करेंगे। ओके, देन आता है जी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर होती है, हर एक किडनी के ऊपर, जो हमने अभी अभी देखा था कि यहाँ प्रेजेंट होगी ये, जो भी किडनीज होती हैं, देख लीजिएगा ड्राइंग, मेरी इस पेन से तो बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। ठीक है, लोकेटेड अबाउ ईच किडनी। दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक रहेगा एड्रिनल मेडुला। ये दोनों नाम आपको याद रखने, दोनों अलग अलग हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करेंगे। अब कौन कौन से सिक्रीट करेंगे हार्मोन्स, तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। कौन रेगुलेट करेगा, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी ACTH। जैसे ऊपर TSH था ना, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला था, एंटीरियर पिट्यूटरी ने TSH रिलीज किया, और उस TSH ने थायराइड ग्लैंड को बोला कि भाई थायरोक्सिन रिलीज कीजिए। यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ACTH,
यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है उसको रिलीज करेगी और वो फिर क्या बोलेंगे, इसको एड्रेनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो जब सिक्रीशन होगा ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स गोज डाउन, अगर कम होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो फिर से मैसेज देगी और वो ACTH जो है वो सिक्रीशन रिलीज होने लग जाएगा। ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स को क्या रिलीज करने के लिए, हार्मोन्स। और फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसॉइड भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, बट हिंदी में इसको कॉर्टिकॉइड लिखा हुआ है। तो कॉर्टिसॉइड जो है वो रिलीज करेंगे विच आर यूटिलाइज बाय द बॉडी फॉर अ नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल पर्पस, जो आपके पर्पस चलते रहते हैं बॉडी में, जैसे सोडियम या पोटेशियम या ये क्लोराइड्स, इनकी रेगुलेट करना, जिंक पोटेशियम जो एक ब्रिज हम पढ़ते थे पहले 10th तक। ठीक है, सो वो चीजें अगर इसमें डिस्टर्बेंस हुई इसके फंक्शन में तो वो नर्वस सिस्टम को सीरियसली अफेक्ट करेंगे। यानी कि हमने क्या देखा, जो एड्रेनल ग्लैंड है, मैं याद भी करवा रही हूं आपको, साथ साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। एड्रेनल ग्लैंड में दो तरीके की चीजें हैं, एक है एड्रेनल कॉर्टेक्स और एक है एड्रेनल मेडुला। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या रिलीज कर रही है, वो ACTH रिलीज कर रही है। और वो फिर ACTH रिलीज होते ही जो कॉर्टेक्स है उसको सिग्नल मिल गया कि कॉर्टिकॉइड्स रिलीज कीजिए। जैसे थायराइड में था ना कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, उसने बोला कि थायराइड रिलीज की, थायरोक्सिन रिलीज कीजिए, तो थायराइड ग्लैंड ने थायरोक्सिन रिलीज किया। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे ये वो ACTH रिलीज कर रही है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स को बोल रहे हैं कि कॉर्टिकॉइड्स जो एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं वो रिलीज करने उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, देन फर्दर अगर एड्रेनल मेडुला की बात करें तो वो भी दो तरीके के हार्मोन रिलीज करेंगे, एक है एपिनेफ्रिन, अच्छा ओके, ऐसे ही हिंदी में लिखा हुआ है इसको, नोर एपिनेफ्रिन, तो एपी और नोर, ओके, इसी को एड्रेनल या फिर नोर एड्रेनलिन भी बोलते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि एड्रेनलिन सिक्रीट हो रहा है, कि एकदम से, जैसे वो बताया था मैंने एग्जांपल की, सांप देखा और एकदम से ऐसे रश हो गया, बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला बताया था। तो एड्रेनल मेडुला जो है वो एड्रेनलिन सिक्रीट करेगा उस टाइम पे। ओके, जैसे ये देखिए, ये आई गया यहाँ पे, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट, ऑक्सीजन कंजम्पशन, मेटाबॉलिक रेट या मसल टोन टेक प्लेस थ्रू द सिक्रीशन ऑफ दीज टू हार्मोन्स। जो एपिनेफ्राइन है या नोर एपिनेफ्राइन है वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, विच प्रोलॉन्ग्स इमोशंस इन एन इंडिविजुअल इवन व्हेन द स्ट्रेसर हैज बीन रिमूव्ड। यानी कि जैसे ही सांप चला गया तब भी क्या होगा, एक तरीके से वो जो इमोशंस हैं वो कैसे बैलेंस होंगे, वो इनके थ्रू बैलेंस होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है जी थर्ड, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है, थर्ड ही है ना, ये पहली क्या थी, पिट्यूटरी, दूसरी थी थायराइड, नहीं फोर्थ है भाई, तीसरी थी एड्रेनलिन। ठीक है, सो पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से हमें ये पता होता है कि इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, ये एक हार्मोन होता है। सो पेनक्रियाज जो है वो स्टमक के नीचे होगा, नीचे नहीं, नियर, मैंने बताया था ना, यहाँ जैसे अगर अपना J शेप स्टमक होता है इस तरीके का, ये होता है। ठीक है, और उसके साइड में ये था, तो ये पेनक्रियाज जो है नियर स्टमक है। प्राइमरी रोल इसका है डाइजेशन ऑफ फूड का, बट ये एक हार्मोन जो है वो भी सिक्रीट करते हैं जिसको इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन क्या किस चीज में हेल्प करता है, ये लीवर को हेल्प कर रहा है कि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करे, ताकि बॉडी में जो है हम क्या कर सकें, उसको यूज कर सकें। ठीक है, लीवर टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज फॉर यूज बाय द बॉडी, और उसको स्टोर करना, ठीक है, ग्लाइकोजन की तरह। तो लीवर को हेल्प कर रहा है ये, अगर ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो ये स्टोर करके रखेगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर, और अगर कम हो रहा है तो वो ग्लूकोज जो है वो बॉडी में दे देगा। अगर इंसुलिन सिक्रीट नहीं हुआ प्रॉपर अमाउंट में तो लोगों को एक डिजीज हो जाती है जिसको हम डायबिटिक मेलिटस या सिंपली डायबिटीज भी बोल देते हैं। ओके, सो पेनक्रियाज का काम, कहाँ वो लोकेटेड है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, अगर नहीं किया ऑप्टिमम अमाउंट में तो क्या हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। देन है जी गोनाड्स। गोनाड्स जो है किसको बोलते हैं, मेल्स में टेस्टिस को और फीमेल्स में ओवरीज को बोलते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स होती हैं ये, तो ये देन हार्मोन सिक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स कंट्रोल एंड रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, मेल और फीमेल दोनों में। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन ऑफ दीज ग्लैंड्स इज इनिशिएटेड, मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड, मतलब ये तीनों काम हो रहे हैं कि जैसे ये हार्मोन सिक्रीट होंगे उसके बाद ये इनिशिएट भी करेंगे, मेंटेन एंड रेगुलेटेड बाय अ हार्मोन, किसके थ्रू, मतलब पहले GTH रिलीज होगा, जैसे बताया था ना पेनक्रियाज में तो चलो इंसुलिन रिलीज हो रहा है डायरेक्ट, उसका हमने कुछ नहीं बताया, बट हमने बताया था कि एक एड्रेनलिन जो हमारा एड्रेनल सिक्रीट कर रहा है, एक थायराइड,
ये सारे कहां से आ रहे हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या कर रही है? एक हार्मोन रिलीज कर रही है। मान लो अगर उसने क्या रिलीज किया? टीएसएच रिलीज किया, तो थायराइड ग्लैंड को एक सिग्नल मिल गया कि थायरोक्सिन रिलीज करना है। अगर उसने एसीटीएच, यही था आई थिंक, ठीक है, इसको रिलीज किया तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड को वो मिल गया एक सिग्नल कि उसको जो है कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करने हैं, जो मेडुला था और जो हमने दो चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तीसरा, अगर ये रिलीज करे जीटीएच यानी गोनैडोट्रोफिक हार्मोन, तो फिर हमें ये जो हमारे गोनैड्स हैं इनको एक वो सिग्नल मिल गया कि वो जो है, जो आपके सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो रिलीज करेंगे। ओके, तो वो ये भी जो हार्मोन्स रिलीज करेंगे उनके नाम हमें पता होने चाहिए। नॉर्मली जीटीएच जो है वो स्टार्ट हो जाता है 10 से 14 साल की एज में, और उसी दौरान जो है प्यूबर्टी होती है, और उसके बाद एडोलेसेंस के दौरान फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं हम प्राइमरी और सेक्सुअल कैरेक्टर्स की अगर बात करें। तो ओवरीज से क्या रिलीज होगा जी? ओवरीज रिलीज करेंगी, यानी कि जब ये एड्रेनलिन जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी, वो जीटीएच रिलीज करेगी, तो फीमेल्स में ओवरीज क्या करेंगी? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है उसको रिलीज करेंगी। एस्ट्रोजन जो है वो गाइड करता है सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए बॉडी में। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, जैसे एग का डेवलपमेंट, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होना, सो वो मतलब ये सारी की सारी चीजें किस वजह से हो रही हैं? यहाँ पे एस्ट्रोजन की वजह से। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, या राउंडेड बॉडी कंटूर्स हो जाना, या फिर वाइडेंड पेल्विस, आपका पेल्विक जो है वो हिप बड़ा हो जाता है, ब्रॉड स्पेसिफिकली, ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस हार्मोन। तो दूसरा प्रोजेस्टेरोन है, हैज नो रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, उसका फंक्शन सिर्फ इतना सा है, रिलेटेड विद प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस, जो कि क्या करेगा? जो पॉसिबल रिसेप्शन है किसका? फर्टिलाइज्ड ओवम का, उसको लेगा और वहां पे फिर पूरा का पूरा बेबी बनेगा। ओके, सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ओवरीज दो हार्मोन, कई बार तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोजेस्टेरोन या ये जो है एस्ट्रोजन किससे रिलेटेड है, मेल या फीमेल से, या फीमेल ओवरीज कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो उसमें आपको मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स जो है उनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा कहां से रिलीज हो रहा है। ओके, एस्ट्रोजन सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में, प्रोजेस्टेरोन का काम सेक्सुअल डेवलपमेंट का नहीं है, उसका काम है यूट्रस को प्रिपेयर करना, ताकि अगर फर्टिलाइज्ड ओवम उसके पास आता है, यानी ओवरी में जो एग निकल रहा है, उसको अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म से वो टकरा गया, तो एक वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यहाँ पे आके फिर पूरा का पूरा बेबी बनेगा। टेस्टिस में क्या होगा? टेस्टिस में हार्मोन सिक्रीट होंगे जो स्पर्म कॉन्टिन्यूटी में इंक्रीज होंगे ना, प्लस सिक्रीट करेगा मेल सेक्स हार्मोन्स। तो ये क्या रहेंगे? एंड्रोजन्स। मेजर एंड्रोजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। हम यूजुअली टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन को ही एक मतलब मान लेते हैं कि ये दो ही हार्मोन है, नहीं, बहुत सारे हार्मोन हैं। तो मेल जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनको हम एंड्रोजन बोलते हैं, उसी में से एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेजरली माना जाता है। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेक्सुअल चेंजेस, उसमें जो फिजिकल चेंज हो रहा है, फेशियल या बॉडी हेयर्स आ रहे हैं, वॉइस डीप हो रही है, या आपका जो सेक्सुअली ओरिएंटेड बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, तो वो सारा काम टेस्टोस्टेरोन करेगा। ओके, जो एग्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारे के सारे काम किससे रिलेटेड है? टेस्ट्रोजन के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑल हार्मोन्स इज क्रूशियल टू आवर बिहेवियरल वेलबींग। ऑब्वियसली जो हार्मोनल चेंजेस अगर रहेंगे तो आपके बिहेवियर में भी चेंजेस जो है वो थोड़े बहुत आते रहेंगे। फाइनली हम इतना बोल सकते हैं, विदाउट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एट स्पेसिफिक टाइम इन आवर लाइफ, अगर सही समय पे सही हार्मोन रिलीज नहीं हुए तो हमारी ग्रोथ, मैच्योरिटी, रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो अफेक्ट हो सकती हैं। ओके, तो आपको मेजरली जब आप हार्मोन्स को याद रखेंगे तो ये जो मैंने तरीका बताया ना कि हाँ, ये पूरी जो स्टोरी सी बताई कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलेगा, फिर ये इसको ऐसे स्टिमुलेट करके यहाँ से ये हार्मोन निकलेगा, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ओके, अब कुछ एक बेसिक सी चीजें दे रखी हैं जी चैप्टर में। हेरिडिटी, जीन्स एंड बिहेवियर की बात कर रखी है। हेरिडिटी हम यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, जो हमारे में जेनेटिकली आ जाते हैं। कोई भी बच्चा जो है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन माना जाता है अपने दोनों पेरेंट्स का, मेल और फीमेल। तो वो दोनों पेरेंट्स से जो जो चीजें, चाहे वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो, ऐसे बोलते हैं ना कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, अगर पेरेंट्स दोनों सुंदर हैं या सेम कलर है दोनों का तो बच्चा भी वैसा ही होगा। तो कोई भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप अपने एंसेस्टर्स से इनहेरिट कर रहे हैं, वो क्या है, उसको हम क्या बोल देते हैं? जेनेटिक्स बोल देते हैं।
ठीक है। बच्चे की लाइफ कब शुरू होती है? एक सिंगल जाइगोट सेल से शुरू होती है। मदर का ओवम जब फादर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं जी? जाइगोट बोलते हैं। ओके, जाइगोट एक टाइनी सेल विद अ न्यूक्लियस, मतलब एक छोटी सी सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, और उसके अंदर, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये क्रोमोसोम्स कौन सी वाला होती है? ये क्या होते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम्स में जो है सारे के सारे जीन्स होंगे जो आप इनहेरिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से। ओके, सो क्रोमोसोम हेरिडिटरी मटेरियल या एलिमेंट बोल देते हैं, गुणसूत्र बोल देते हैं इनको, ठीक है, यानी जो भी गुण आपके पेरेंट्स से आ रहे हैं वो सिचुएशन। ओके, सो ये थ्रेड लाइक पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, कई इस तरीके एक्स शेप में थोड़ा बहुत। ओके, सो ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं ये 23 क्रोमोसोम्स हर एक उसमें आएंगे, मतलब 23 पेयर्स होते हैं, हर एक पेरेंट से 23 आएंगे और वो 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे, यानी 23 का पेयर बन जाएगा। पेरेंट से जो आ रहे हैं 23 क्रोमोसोम वो पेयर नहीं है, मतलब 23 पेयर मम्मी से आ रहे हैं, 23 पापा से आ रहे हैं, वो मिलके 46 बना रहे हैं, तब हम उनको बोल रहे हैं कि 23 पेयर। ओके, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा कि हर पेरेंट से 23 पेयर आ रहे हैं, तो पेयर मतलब 2 हो गए ना, यानी 23 की बजाय 46 आ रहे हैं, नहीं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 दोनों पेरेंट्स से आ रहे हैं, टोटल 46 हो गए और 23 पेयर हो गए, ठीक है। और हर एक क्रोमोसोम में थाउजेंड्स ऑफ जीन्स जो है वो प्रेजेंट आपको दिखेंगे। जो स्पर्म सेल है जो कि फादर का रहेगा, डिफर फ्रॉम द एग इन वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि उसके अंदर एक वाई क्रोमोसोम होता है। मदर्स में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 के 23 जो क्रोमोसोम आएंगे वो एक्स में आएंगे, एक्स होंगे सारे, और पेरेंट फादर जो होंगे उसमें एक क्रोमोसोम 23rd क्रोमोसोम एक्स वाई होता है, ठीक है। तो जो 23rd एक्स वाई है, अगर इसका वाई पे मम्मी की एक्स से वो होता है, कंसीव करता है, यानी इस तरीके से होता है ये एक्स 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 वाई, ठीक है। अगर मान लो एक्स एक्स मम्मी का और एक्स एक्स ही फादर का आ गया तो डेफिनेटली गर्ल होगी, क्योंकि एक्स और एक्स गर्ल का साइन है। और अगर एक्स एक्स और एक्स वाई मिला के प्रोबेबिलिटी ये हो गई हमारे पास, ये देखिए एक्स 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 एक्स, देन ये अगेन एक्स एक्स और इसका एक्स और इनका वाई मिला के एक्स वाई। तो जहां पे वाई, दिस वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? लड़का होने के लिए, ठीक है। सो वाई कहां से आ रहा है? मेल से आ रहा है। तो जो बहुत सारी रूढ़िवादी सोच है ना कि मम्मी रिस्पॉन्सिबल होती है कि लड़का नहीं हो रहा इसके, तो वो लड़का पेरेंट पापा वाले स्पर्म का काम है, वहां से वाई अगर आएगा तो लड़का होएगा, अगर अदरवाइज जो है वो लड़की होगी, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड, तो क्रोमोसोम में एक मेन मटेरियल क्या होता है जी? डीएनए होता है, जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये डीएनए की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा एटलीस्ट। और जीन्स आर कंपोज्ड चीफली ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो डीएनए क्रोमोसोम में रहेगा, क्रोमोसोम पेरेंट से आएंगे, वो मिलके जो है वो क्या बना देंगे? एक बेबी बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो क्या हुआ? बायोलॉजिकल तरीका हुआ कोई भी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल ट्रेट को ट्रांसफर करने का, कि मम्मी पापा से आप में क्या ट्रेट्स आ रहे हैं या आपके एंसेस्टर्स से क्या ट्रेट आ रहे हैं। ओके, कल्चरल ट्रांसमिशन भी होता है जी। कल्चर कैसा है, आप कैसे एनवायरमेंट में, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं ना हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, सो आपका एनवायरमेंट किस तरीके का है उस चीज से भी बहुत सारी चीजें आप में ट्रांसमिट होंगी। अगर कोई बच्चा है वो बचपन से ही देख रहा है कि उसके घर में रोज पूजा हो रही है, दिया बाती है, जो भी चीजें होती हैं वो हो रही हैं, सो उसमें भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनहेरिट हो जाएंगी, वो कल्चरल ट्रांसमिशन होगा एक तरीके से। ओके, कल्चर होता क्या है? तो कल्चर बेसिकली एक लेबल ही होता है फॉर ऑल डिफरेंट फीचर्स। तो जो भी आपकी सोसाइटी में डिफरेंट अलग फीचर्स हैं वो उस सोसाइटी का कल्चर मान लिया जाता है कि अच्छा बंगाली कल्चर में ये चीजें होती हैं, यानी कि जो बंगाल की सोसाइटी है या बंगाल में रहते हैं लोग, जो आसपास की चीजें वो करते हैं, तो उनका जो यूनिक फीचर है कोई भी चीज, चाहे वो खाना बनाने में कुछ अलग डाल रहे हों या वो अपने जो है त्योहार मनाने में कुछ अलग कर रहे हों, तो वो सारी चीजें कल्चर में आ जाएंगी। यानी कोई भी डिफरेंट यूनिक फीचर किसी सोसाइटी का जो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर सकता है। दो टर्म्स आपको दिखेंगी, एक है एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन सिर्फ इतना सा होता है कि आप अपनी सोसाइटी से जो कल्चर आप देख रहे हैं ना वो कितना आप में आ रहा है, क्या चीजें आप सीख रहे हैं, मतलब आपको जो सिखाई नहीं जा रही है वो बट आप ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। सो एनकल्चरेशन इज लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है, एक तरीके से की एलिमेंट इसका ऑब्जर्वेशन रहेगा कि बच्चा क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कॉन्सेप्ट, क्या आइडियाज, क्या वैल्यूज वो सिंपली अपने अंदर इंडल्ज कर रहा है, इंकलकेट कर रहा है, वो पता होना चाहिए।
तो दो वर्ड होते हैं जी जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक है अकल्चरेशन और एक है एनकल्चरेशन। तो अकल्चरेशन मतलब संस्कृति ग्रहण, यानी जो आपकी संस्कृति है आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। कि मान लो मैं यहाँ मेरे आसपास मैंने देखा कि मेरा फैमिली या बाकी सब लोग जो है वो हिंदू हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, तो मैंने वो चीजें देखी, तो वो सारी चीजें मेरे अंदर भी आ गई, मतलब वो मैंने देखा ना, सोसाइटी में नेटिव थी वो सारी चीजें, तो वो क्या हो गया, एनकल्चरेशन, जो मैंने अभी बताया। ठीक है। और अकल्चरेशन, ये मैंने शायद हिंदी में उल्टा लिख दिया भाई, ये उल्टा आएगा आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है। एक बार कंफर्म करके बताइएगा आप लोग भी, मैं देखती हूँ इसको, नेक्स्ट क्लास में कंफर्म कर दूंगी। ठीक है। एक मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, अकल्चरेशन मतलब आप दूसरे के कल्चर को अपने अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंडल्ज कर रहे हैं। जैसे मान लो आप किसी फॉरेन कंट्री में गए, आप गए इंडिया से हैं, तो जो इंडिया में आपका कल्चर था, जो चीजें आपने यहां से सीखी, वो आपका नेटिव कल्चर था, मतलब इंडिजिनस था वो वहीं का, तो वो एनकल्चरेशन हो जाएगा। और अगर आप दूसरी जगह फिर आप फॉरेन चले गए, वहां की जो तौर तरीके, जो चीजें आपने वहां का जो कल्चर सीखा, वो क्या हो जाएगा, अकल्चरेशन हो जाएगा। ठीक है। सो टू अकल्टरेट इज टू टेक ऑन द कल्चर एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी दैट इज नॉट योर ओन, वो आपका नहीं है, यानी आपने फॉरेन जाके अडॉप्ट किए वो चीजें, आप नई जगह पे मूव किए हो। ठीक है। और एनकल्चरेशन क्या हो जाएगा, टू एनकल्टरेट, जो आप क्या सीख रहे हैं, जो आपका नेटिव कल्चर है उससे रिलेटेड जो चीजें आप सीख रहे हैं, जो टाइम टू टाइम आपकी हैबिट बनती जा रही है, उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो अकल्चरेशन और एनकल्चरेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एनकल्चरेशन को आप ओन करते हैं वो वाला कल्चर, और अकल्चरेशन जो आपका कल्चर नहीं है। ओके। तो ये भी हो सकता है हिंदी में अगर यही है तो संस्कृति को जो आप ग्रहण करते हैं, तो एक संस्कृति जो आपकी खुद की है और एक पर संस्कृति। तो ये पर और मुझे लग रहा है या तो मैंने ये उल्टा लिख दिया या फिर मैं एक बार बता दूंगी आपको। ओके। चलिए, सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सोशलाइजेशन क्लास 11 और क्लास 12, ये केवीएस की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें 11th और 12th क्लास कराई थी, डिटेल में करवा रखा है। और एक एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन जो मैंने बीएड के स्टूडेंट्स के लिए करवाया था। ये 3 वीडियोस आपका होमवर्क रहेंगे, आप इनको एक बार इनकलकेट लर्निंग डाल के ये सर्च कीजिए और केवीएस की क्लासेस में से क्लास 11 और क्लास 12 को करके आइए, प्लस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, क्योंकि जो सोशलाइजेशन इस बुक में दे रखा है ऊपरी तौर पर आपके एनसीईआरटी में, उससे कहीं ज्यादा अच्छे से मैंने 11th 12th और ये मतलब केवीएस की जो 11th 12th लेक्चर था प्लस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इनमें करवा रखा है, तो आप अच्छे से वहां से कर सकते हैं। ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैप्टर 3 जो है वो हमारा इसी के साथ फिनिश हो जाता है। आई होप आपने तीनों चैप्टर्स अच्छे से नोट्स भी बना लिए और आप टाइम टू टाइम उनको रोज थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। मतलब मेरा अगला लेक्चर देखने से पहले ना पहले वाले चैप्टर्स थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया कीजिए आप अपनी नोटबुक में जो आपने नोट्स बनाए हैं। ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning and be consistent in your studies.